नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, नियति किसी को छोड़ती नहीं है और काल चक्र कैसे घूमता है, और तब आपको यकीन हो जाएगा कि भगवान है, ईश्वर है, गॉड है, अल्लाह है, जिसे भी आप मानते हैं, आपको आप मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई तो शक्ति है जो इस पूरी दुनिया को नियंत्रित कर रही है। कल्पना कर सकते हैं, 2 लाख लोगों को 2 लाख बॉम्ब बरसा करके रात में, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे भी उसमें शामिल होंगे, महिलाएं भी शामिल होंगी, पुरुष तो होंगे ही। 2 लाख लोगों की जिंदगी को लाश में तब्दील कर दिया। जिस ताकत ने, जिस शक्ति ने, आज वो शक्ति उन्हीं के पास, जिनके 2 लाख आबादी को लाश में तब्दील कर दिया था, जिस देश की आबादी को, उसके पास गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि सेना भेजिए, अगर आपको रक्षा करनी है तो करना ही पड़ेगा आपको। मैं बात कर रहा हूं श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप की। चिल्ला रहे हैं, नेटो के बारे में कहा कि देखिए ये कृतज्ञ है, यूरोपियन यूनियन के बारे में कहा कि कृतज्ञ है, इनके ऊपर हमने इतने पैसे लुटा दिए, इतना बर्बाद किया, बिलियंस ऑफ डॉलर हमने बर्बाद किया, और इसका नतीजा यह हो रहा है कि ईरान के खिलाफ युद्ध में हमारे साथ नहीं आ रहा। मैक्रों कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड हैं, बोल रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन कोई जवाब नहीं दे रहा है। जापान की नई नवेली प्रधानमंत्री 62 वर्षीय सेन कातेची, मैं एक बार फिर दोबारा ठीक से नाम ले लूं इनका, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये जो नई नवेली प्रधानमंत्री हैं, लेबर पार्टी की हैं, और अभी हाल में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आई हैं, सेन ताकेची। सेन ताकेची 62 वर्ष की हैं, और जो अभी आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर थे, उनके डिसाइपल भी कहे जाते हैं। अभी इनके यहां एक और लेडी आ रही है जो फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाली है। अब पूरे सदन में, लोअर हाउस में भी मेजॉरिटी में है, अपर हाउस में भी मेजॉरिटी में है, सेन ताकेची से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैडम आप अपने सैनिक को भेजिए गल्फ में, वरना हम लुटपिट जाएंगे, हमने आपकी भी रक्षा की है। अरे किससे रक्षा की है साहब? तो नॉर्थ कोरिया से रक्षा की है, चाइना से रक्षा की है। आपने ही हमें बर्बाद भी किया है, आपने ही हमें तबाह भी किया है। यह और बात है कि उसमें जापान की गलती पहले रही है, क्योंकि इसके पहले जापान, आज जो ईरान कर रहा है मित्रों, यह काम जापान कर रहा था। ईरान क्या कर रहा है? अमेरिकी बेस को चुन चुन करके अटैक कर रहा है। एक जमाने में 1950 के आसपास, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसके पहले जापान अमेरिकी बेस को 4-4 हजार किलोमीटर की रेंज में अटैक कर रहा था, पहुंच पहुंच करके अटैक कर रहा था, गुरिल्ला वार लड़ रहा था। तो गलती जापान ने पहले की थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बाद जो अमेरिका ने किया, वो मानवीय इतिहास के लिए अब तक का सबसे क्रूर घटना थी। हालांकि मैं तो महामारी को मानता हूं, जो महामारी लाया जिन माफियाओं ने, मैं उसे मानता हूं अब तक का सबसे बड़ा अपराध, और उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए थी। न्यूरमबर्ग ट्रायल जिसको आप कहते हैं, वो नीरमबर्ग ट्रायल उनके खिलाफ होना चाहिए था। लेकिन खैर वो विषय अलग है। विषय यह है कि ट्रंप ने मोहतरमा सेन कातेची से कहा कि आप अपनी सेना भेजिए, और सेन कातेची उनकी बात को सुन ली, चुप रह गई, कोई जवाब नहीं दिया है। सेन कातेची कर भी नहीं कुछ सकती है, क्योंकि जबरदस्त विद्रोह है, क्योंकि अकेले जापान की इकोनॉमी बड़ी क्राइसिस से गुजर रही है, महंगाई की मार वहां पर है,
और उनको तेल गल्फ से लेना है, रसिया से लेना है और किसी से लेना है, तो वो अपनी स्थिति को खूब ठीक तरीके से समझती है। वहां खुद ही महंगाई से परेशान है जापानीज जनता। एजिंग सोसाइटी हो गई है वहां पर, यंगस्टर्स की बड़ी भारी संख्या में कमी है। तो इंटरनल जो उनके इश्यूज हैं उससे वर्तमान प्रधानमंत्री को निपटना बहुत जरूरी है। और इनके ऊपर, सेन तकैची के ऊपर जापानीज जनता अभी बिलीव कर रही है और जापानीज जनता ये सोच रही है कि सेन तकैची जापान को समस्याओं से उबार ले जाएंगी। उनको ट्रंप कह रहे हैं कि अपनी समस्याओं को छोड़ दीजिए, हमारी समस्या में शामिल हो जाइए। मित्रों, ट्रंप की हालत देखने लायक हो गई है। जो कैंट नाम के एक काउंटर टेररिज्म के स्पेशलिस्ट थे और इनके बहुत नजदीकी व्यक्ति माने जाते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि ये शंका रखना कि ईरान हमारे ऊपर हमला कर रहा है, ये गलत था। ईरान हमारे ऊपर हमला नहीं करने जा रहा था। कौन है जो कैंट? वो काउंटर टेररिज्म के स्पेशलिस्ट थे, अमेरिकी डिफेंस के बड़े अधिकारी थे और ट्रंप के सलाहकारों में से एक थे। उन्होंने सलाह दिया, ट्रंप को बताया, और बताया ही नहीं, एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर दिया कि ईरान अमेरिका के ऊपर कोई हमला नहीं करने जा रहा था। ये प्रीम्प्ट कर लेना, ये पहले से ही तय कर लेना कि ईरान हमला करेगा और इसका आधार बना करके हमने ईरान पर हमला कर दिया, ये गलत है। अब इतना ही नहीं, खबर है मित्रों, पूरी पेंटागन और जो आर्मी चीफ ऑफ आर्मी है, चीफ ऑफ डिफेंस है, और तीनों सेनाओं के, नेवल, आर्मी और एयरफोर्स, और उसके हैं जो जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने हिदायत दी थी कि नहीं भाई, उन्होंने हिदायत दी थी कि आप डेन केनी ने हिदायत दी थी कि आप ईरान के साथ जो युद्ध करने जा रहे हैं वो कोई वेनेजुएला नहीं है, वो कोई आपका ग्रीनलैंड नहीं है, डेनमार्क नहीं है जो गए और उठा लाए, इवन क्यूबा भी नहीं है। क्यूबा से तो आप अभी तक पार नहीं पाए हैं। तो उन्होंने सलाह दी, डेन केनी ने, कहा जा रहा है, ये रॉयटर्स की रिपोर्ट थी, लेकिन अभी जब ये पूरी दुनिया में चलनी शुरू हुई कि डेन केनी ने सलाह दी थी डोनाल्ड ट्रंप को और उनके सलाह को सेट असाइड करके बिना माने उन्होंने ईरान पर हमला किया, तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये जितनी खबरें हैं वो झूठ है, मीडिया में बकवास चल रहा है। बल्कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन, जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो धमकी दे रहे हैं अमेरिकन मीडिया को कि आप फेक न्यूज चला रहे हैं, आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, मतलब आपको बंद कर देंगे। आप जो भी ईरान के समर्थन में अगर कोई खबर चलाएंगे जो जिससे ईरान को फायदा हो रहा है, तो हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। वहां के डिफेंस सेक्रेटरी धमकी दे रहे हैं। लेकिन रॉयटर्स ने जो रिपोर्ट साइट किया था कि डेन केनी ने इन एडवांस, वेल इन एडवांस जिसको कहते हैं, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सलाह दी थी कि ईरान के साथ वॉर में जाने में तो कोई आपत्ति नहीं है, हम जीतेंगे, लेकिन ये वॉर आसान नहीं होगा। ये भी नहीं कहा कि अगर आप रिजीम परिवर्तन करना चाहते हैं तो सिर्फ एयर स्ट्राइक से, मिसाइल टू मिसाइल स्ट्राइक से बात नहीं बनेगी। आपको कम से कम 2 लाख बूट का मतलब हुआ आर्मी ऑन दी ग्राउंड ईरान में उतारना पड़ेगा। और ईरान में 2 लाख आर्मी उतारना आसान काम नहीं है, जिसमें से 15,000 आपके सैनिकों की मौत हो सकती है। यह प्रेडिक्शन है, यह पेंटागन सलाह दे रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो किसी की बात को मानते नहीं हैं। ये डेन कैनी की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि हम वॉर में पीछे नहीं हटेंगे, हम चीफ ऑफ
आर्मी स्टाफ हैं, हम चीफ ऑफ डिफेंस हैं, हम ये कैसे कहेंगे कि हम पीछे हटेंगे? हम लड़ने के लिए तैयार हैं, आपका जो आदेश होगा हम मानेंगे। लेकिन जो रियलिटी है, उस रियलिटी से हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। रियलिटी ये है कि ईरान की जो भौगोलिक स्थिति है, उसमें रिजीम परिवर्तन के लिए आपको एट एनी कॉस्ट 2 लाख पर्सनल को ऑन दी ग्राउंड उतारना पड़ेगा और वो बहुत टेढ़ी खीड़ है, ये होना मुश्किल है। क्योंकि ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं, ईरान के पास जो ड्रोन है और ड्रोन को प्रोड्यूस करने की जो उनकी क्षमता है, वो उनके लिए बोनांजा है। आपसे अधिक मिसाइल है, आपसे अधिक ड्रोन है। और इसके अलावा जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है ईरान की, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उसको वो कनेक्ट कर देगा, डिस्कनेक्ट कर देगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। उसके ऊपर वो कब्जा कर लेगा, त्राहिमाम मच जाएगा, आपके ऊपर दबाव पड़ेगा। फिर आपको ऐसी स्थिति में बैक ट्रैक करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो ये वॉर इजराइल का वॉर है। इजराइल ने जून 2025 में वॉर छेड़ा था 12 दिन के लिए ईरान के साथ, जिसमें उन्होंने फिर जब उनसे संभला नहीं तो उन्होंने आपको बुलाया, आप गए उनकी मदद के लिए, किसी तरीके से वॉर शांत हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात मित्रों ये है कि फरवरी में निगोशिएशन टॉक्स चल रहे हैं, जिसमें उस निगोशिएशन में विटकॉफ और ट्रंप के दामाद कुशनर भी शामिल हैं। स्विट्जरलैंड में टॉक चल रही है। इधर उसको एंगेज कर दिया ईरान को कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। फरवरी में, मतलब लास्ट वीक में अटैक हो गया है, 27 फरवरी 28 फरवरी को। लेकिन इधर 23 24 25 फरवरी को मीटिंग हो रही है, टॉक्स हो रहे हैं। तो ईरान को लग रहा है कि हमारी बातचीत चल रही है, हम सही नतीजे पर आ जाएंगे। लेकिन ईरान अलर्ट था। ईरान को पहले से मालूम था कि इस बार उनकी योजना है हमें, मतलब खमेनेई को खत्म करने की, लीडरशिप विहीन करने की। ईरान ने पहले से ही 34 खंडों में अपने डिफेंस को बांट दिया था। डिस्ट्रिक्ट एक प्रकार से जोन बना लिया, 34 जोन। और उसमें हर जोनल चीफ को यह ऑर्डर दे दिया कि आप अपने कमांडर इन चीफ या जो सुप्रीम लीडर है उसकी प्रतीक्षा मत कीजिए, या प्रेसिडेंट की प्रतीक्षा मत कीजिए, वो रहें न रहें। आप सभी अपने अपने जोन के चीफ हैं, आप स्वतंत्र होकर के निर्णय लीजिए और जो कुछ भी एमिनिशंस है आपके पास, आप उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। और यह भी कहा कि आपको डायरेक्ट अमेरिका पर, अभी अमेरिका में भी कुछ ड्रोन्स पाए गए हैं अभी। अब वो ड्रोन कहां से पहुंचे हैं भगवान जाने। वो चाइनीज ड्रोन है, रशियन ड्रोन है, ईरानियन ड्रोन है, लेकिन अमेरिका की टेरिटरी में ड्रोन पहुंचे दिखाई पड़े हैं। या अमेरिकन सी ड्रोन है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये खबरें आई हैं कि अमेरिका में कुछ अवांछित ड्रोन पाए गए हैं। इसका मतलब है अगर वो ड्रोन अमेरिका तक पहुंच रख रहा है, ईरान इसका मतलब 4000 किलोमीटर तक की रेंज को हिट करने की योजना बना रहा है। और ईरान के पास वो कैपेसिटी है, मिसाइल्स कैपेसिटी है। तो कैनी ने जो ये सलाह दी थी डोनाल्ड ट्रंप को कि साहब आप अगर ईरान से युद्ध लड़ना चाहते हैं लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आप फाइनल असॉल्ट के लिए तैयार रहिए। आपको नेस्त नाबूद करना ही पड़ेगा, लेकिन नेस्त नाबूद करने तक आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और हो सकता है कि वियतनाम और अफगानिस्तान की तरफ आपको दुम दबा करके भागना भी पड़े। वही पोजीशन हो रहा है। वियतनाम में आप 20 साल तक लड़ाई लड़ते रहे, कुछ नहीं हुआ। 20 साल तक, 50 साल तक, बल्कि 20 साल तक आप लड़ते रहे अफगानिस्तान में, कुछ नहीं हुआ। उसका हासिल क्या है? हासिल यह है कि आप अपनी सेना गंवाए, डेड बॉडीज आपके यहां ताबूत में भर भर के आते रहे। और अमेरिका में इसके लिए भयंकर हुआ और निक्सन को इंपीच किया गया। आपके खिलाफ भी इंपीचमेंट हो सकता है, ये उन्होंने कहा नहीं, लेकिन इंपीचमेंट के सारे माहौल बनते जा रहे हैं। अब स्थिति क्या है मित्रों? जापान अभी तक स्वीकार नहीं किया है कि हम आपकी मदद के लिए आएंगे। यूरोपियन यूनियन ने नकार दिया है, मतलब यूरोपियन यूनियन का मतलब है नाटो ने नकार दिया। नाटो की कोई शक्ति नहीं है, नाटो में तो सारी शक्ति अमेरिका की है। तो नाटो ने कहा कि हम जाके क्या करेंगे, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इंग्लैंड अभी चुपचाप बैठा हुआ है, फ्रांस कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, रसिया और चीन से कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। कैसे कहेंगे, वो तो दुश्मन नंबर 1 है। रसिया इन, चीन इधर है। भारत अभी चुपचाप शांति से शांति के दूत बनकर के बैठ गए हैं।
साउथ इनके साथ सुनने के लिए तैयार नहीं है, साउथ अफ्रीका और ब्राजील वगैरह। तो कोई इनकी मदद के लिए नहीं आ रहा। अब इजराइल और अमेरिका दोनों अकेले पड़ गए हैं। अंततः आप देखेंगे कि अमेरिका इजराइल को झटका देकर के भाग जाएगा और कहेगा कि साहब आपने युद्ध शुरू किया था। ना यूरोपियन यूनियन सामने आया, ना इंग्लैंड सामने आया, जापान नहीं आ रहा है, भारत नहीं आ रहा है, चाइना और रसिया तो हमारे खिलाफ खड़ा है, आ नहीं रहा है, बल्कि चाइना और रसिया तो मदद कर रहा है अंदर खाने पर्दे के पीछे ईरान को। और उनके मदद के बिना ये युद्ध प्रोलॉन्ग हो नहीं सकता है, ऐसा मानना है ट्रंप का। मेरा मानना है कि सिर्फ रसिया और चाइना के मदद के बिना भी ईरान की अपनी कैपेसिटी जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट, आपने सुना होगा, अभी जीडी बख्शी ने कहा कि ईरान की सबसे खासियत क्या है कि वो जो मार्टिरडम है उनका, वो जो शहीदी भाव है कि हम शहीद होते रहेंगे और रक्त बीज बनते रहेंगे। मतलब एक मरा नहीं कि दूसरा उपज गया, वो खड़ा हो गया, और फिर दूसरा मरा नहीं कि तीसरा खड़ा हो गया, तीसरा मरा नहीं कि चौथा खड़ा हो गया। ये जो जज्बा है, ये ईरानियन में कूट कूट कर भरी हुई है। ईरान पीछे नहीं हटेगा वॉर से, किसी भी सूरत में नहीं। और उनके पास जो ड्रोन और मिसाइल है, वो इसकी बिना पर वो लड़ाई को लंबा खींच सकते हैं। और अगर लड़ाई लंबा खींचा, 1 महीने तक खींच गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इसी तरीके से कब्जा रहा, तो त्राहिमाम पूरी दुनिया में मचना तय मान लीजिए आप। कल ही भारत के प्रधानमंत्री ने इमानुएल मैक्रों से बात की है, उसका बहुत सारे स्ट्रेटेजी पर उन्होंने चर्चा की होगी। वो अभी नहीं आया है ब्रीफिंग की क्या बात हुई है, लेकिन उन्होंने बात की होगी। जाहिर है वो मिडिल ईस्ट के सिचुएशन पर भी चर्चा कर रहे हैं। भारत की डिप्लोमेसी बहुत शानदार अभी चल रही है। मिडिल ईस्ट में यूएई से भी बात कर रहे हैं, वो सऊदी अरबिया से भी बात कर रहे हैं और ईरान से भी बात कर रहे हैं। अभी जो 2 टैंकर्स आए हैं जिसमें एलपीजी और पेट्रोलियम पदार्थ है, वो सब लेकर के 2 टैंकर आ गए और भारत का जो नेवी है वो स्कॉट कर रहा है अपने वेसल्स को, अपने टैंकर को, ऑयल वेसल्स को, ऑयल टैंकर्स को पूरी तरह से स्कॉट कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास से गुजरने के लिए ईरान ने उनको सहमति भी दी है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि अगर उन्होंने पानी के अंदर अगर बॉम्ब प्लांट कर दिए हैं, माइंस लगा रखे हैं एक प्रकार से, ऐसी स्थिति में क्या होगा? तब ये इंटेलिजेंस इनपुट तो ईरान ही देगा कि भाई इस इलाके में हमारा माइंस लगा हुआ है, वाटर माइंस, अब आप इन इलाकों से गुजरिए। अब इधर क्या हुआ है, लिंकन जो युद्धपोत है अमेरिका का, वो पहले ही आ चुका है पैसिफिक में। अब उनका जो सबसे बड़ा युद्धपोत है G4, उसको उन्होंने चलायमान कर दिया है मिडिल ईस्ट की तरफ, गल्फ की खाड़ी में, वहां भेज रहे हैं वो। और वो सोच रहे हैं कि G4 जो दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है, वॉरशिप है, उसके सहारे ईरान पर आर पार की लड़ाई लड़े। इजराइल की हालत साहब खराब है। हालांकि इजराइल बार बार, अभी लरिजानी की भी हत्या हो गई, लरिजानी काफी कमांड दे रहे थे। खबर है कि जो मुस्तजा है जो खमेनेई के पुत्र हैं, वो घायल हैं। उनका कोई वीडियो सामने नहीं आया है, लेकिन लरिजानी तो पब्लिक गैदरिंग में भी शामिल हुए थे। लरिजानी की मौत के बाद थोड़ा सा ईरान बैकफुट पर आया, लेकिन ईरान के हमले नहीं रुके। जैसा मैंने आपको कहा कि 34 खंडों में ईरान ने अपने सैन्य पावर को विभाजित कर दिया है और सबके जो लोकल एरिया कमांडर है उनको पूरी छूट है कि अपने विवेक से, अपने विचार से आप जो स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं वॉर की, वो बनाइए। और आपके जद में दुश्मन जो भी आ रहा है उसे परेशान कीजिए। अगर दुश्मन के साथ खड़ा होने वाला भी कोई है तो उसे भी परेशान कीजिए। इसीलिए अभी तक कुछ हो रहा था कि पहले आ रहा था कि जो यूएई है या सऊदी अरब है या कतर है, इस सब पर जो हमले हो रहे थे ईरान के तरफ से, तो ईरान कह रहा था कि देखिए मुझे मजबूरी में हमले करने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारा निशाना अमेरिकी बेस है, हमारा निशाना सऊदी अरब नहीं है, हमारा निशाना यूएई नहीं है। लेकिन अब ये कहने लगे हैं कि नहीं, उन्होंने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। और सिया और सुन्नी का अलग विवाद है, तो ये कहानी और बढ़ रही है। अमेरिका अगर फुल फ्लेजेड वॉर में जाता है तो डैन कैनी की जो प्रेडिक्शन है कि अगर आप रिजीम परिवर्तन करना चाहते हैं, ईरान को अगर पूरी तरह से ध्वस्त करना चाहते हैं, उनकी 9 करोड़ की आबादी को खत्म करना चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, हो नहीं पाएगा। तो 9 करोड़ की आबादी को खत्म नहीं कर सकते हैं, आपका इंटेंशन है कि वहां पर रिजीम चेंज कर दें। तो रिजीम चेंज करने के लिए आपको बिना मिलिट्री ऑन ग्राउंड उतारे हुए आप रिजीम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और मिलिट्री ऑन ग्राउंड उतारना टेढ़ी खीड़ है।
इसीलिए आपने जो अभी अब्राहम लिंकन युद्ध पोत भेजा है, फिर दूसरा जी पोर्ट भेजा है, इससे आप क्या अभी उखाड़ेंगे अगले एक आध 2 4 5 दिन में, ये पूरी दुनिया देख लेगी। लेकिन इतना तय मान के चलिए कि अगर आपने 2 लाख सोल्जर को ऑन ग्राउंड उतारने का सोचा है, तो 15,000 डेड बॉडी के लिए तैयार रहिए। और अगर 15,000 डेड बॉडी वापस अमेरिका आता है, तो फिर इम्पीचमेंट के लिए तैयार रहिए। मतलब वही वियतनाम वाली हालत होगी, वही अफगानिस्तान वाली हालत होगी। बड़ी तेजी से डोनाल्ड ट्रंप अनपॉपुलर होते जा रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि जो कैंट के बारे में कहा कि नहीं नहीं वो तो बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्यों इस्तीफा दे दिया है, बट ही इज अ वेरी नाइस मैन, ऐसा कह करके उनके बारे में कहा। डेन कैनी के बारे में कह रहे हैं कि नो, जो कोई भी बोल रहा है कि उन्होंने मुझे सलाह दिया था कि युद्ध में मत जाइए, यह गलत है। ही इज वेरी मच इन वॉर, रादर ही इज ऑलवेज विथ आवर डिसीजन। वो हमारे डिसीजन से अलग नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ में है। कौन कह रहा है कि डेन कैनी जो है वो उन्होंने हमें सलाह दी थी कि आप ईरान के साथ वॉर को एक्सटेंड मत कीजिए। और जो कैंट ने जो कहा था कि ईरान हमला नहीं करेगा, यह गलत है। ईरान के ऊपर संदेह करना कि ईरान अमेरिका के ऊपर हमला कर देगा। ईरान क्यों हमला करेगा? टोटल झूठ बोल रहे हैं माननीय ट्रंप, टोटल एकदम लगातार ही स्टेरिंग लाइज 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 लाइज, टोटल झूठ। तो डोनाल्ड ट्रंप का झूठ अब बार बार पकड़ा जा रहा। उनके अपने स्टाफ, उनके अपने डिफेंस पर्सनल इस्तीफा दे रहे हैं। जो कैंट जैसे व्यक्ति, जिसे ये खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बड़े अच्छे आदमी हैं, इज अ वेरी नाइस मैन, तो वो इस्तीफा देकर के क्यों जा रहा है भाई? अगर अच्छे आदमी है तो आपका साथ क्यों छोड़ रहे हैं ऐसी परिस्थिति में? और डेन कैनी की तो समस्या है कि वो चीफ है आपके डिफेंस का, तो अभी तो उनको बोलना पड़ेगा। लेकिन अंदर की जो खबर रॉयटर्स ने ब्रेक की थी कि उन्होंने आपको पहले युद्ध के पहले सलाह दी कि अगर आप युद्ध में जाते हैं तो जाइए, लेकिन आपको ऑल राउंड वॉर में जाना पड़ेगा और वो आपके लिए बेहद नुकसानदेह होगा। तो मित्रों, इस तरफ बढ़ रहा है मामला कि वो बुला रहे हैं जापानीज को कि आइए हमारी मदद कीजिए, यूरोपियन यूनियन को बुला रहा है मदद कीजिए। भारत से कुछ कह नहीं सकता है, क्योंकि किस मुंह से बोलेगा भारत से वो? और भारत से बोलेगा भी तो भारत चुप्पी साध करके दम धर करके बैठा हुआ है कि कुछ बोलेगा नहीं। ना भारत कुछ बोलेगा, ना जापान कुछ बोल रहा है, यूरोपियन यूनियन कुछ बोल रहा है। चाइना और रशिया उनके तो दुश्मन नंबर 1 है। तो साहब ट्रंप साहब गए हैं फंस और जा रहे हैं हारने। हारने का मतलब है कि बहुत मेगा कीमत उनको चुकानी पड़ेगी अगर वो ऑल राउंड वॉर में जाते हैं ईरान के साथ। और ईरान तो उनको ऑल राउंड वॉर में खींचेगा, और नहीं खींचेगा तो ये मिड टर्म का ईयर है, खत्म हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब। हो सकता है मिड टर्म आते आते कहीं इंपीचमेंट ना हो जाए। अगर ये 2 युद्धपोत पर नुकसान हुआ, लिंकन युद्धपोत और जो जी फोर्ड है, अगर इन दोनों युद्धपोत पर नुकसान हुआ तो कुछ भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से अनपॉपुलर होते जा रहे हैं अमेरिका में। अब वो एक कंट्रोल्ड मीडिया के सहारे कोशिश कर रहे हैं कि उनके खिलाफ जो नैरेटिव बन रही है अमेरिका में, उसको नियंत्रित करें। लेकिन नियंत्रण बहुत मुश्किल है मित्रों। तो ईरान ने एक प्रकार से इन्हें, आप समझिए कि नानी याद दिला दी है। और ट्रंप ने ईरान को वेनेजुएला समझ करके, छोटा देश समझ करके जिस तरह से हमला किया है, वो इनके खिलाफ जा रहा है। रही बात इजराइल की, तो इजराइल भी ब्लीड कर रहा है। तेल अवीव के एयरपोर्ट पर भी ईरानी ड्रोन्स और ईरानी मिसाइल के हमले हो रहे हैं। तेल अवीव भी घायल हो रहा है। इजराइल को भी बात समझ में आ रही है कि वॉर लंबा चलेगा। लेकिन इजराइल तो साहब वही, जैसे ईरानी है वैसे इजरायली भी हैं। वो भी शहीद होने के लिए तैयार है। हमारी क्या है, 90 लाख की आबादी, 1 करोड़ की आबादी है, खत्म हो जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन लड़ के खत्म होंगे। मरेंगे मरेंगे, लेकिन लड़ के मरेंगे। तो उनकी स्थिति अलग है, अमेरिकी स्थिति अलग है। अमेरिका को कौन कह रहा था जबरदस्ती लड़ने के लिए? वो इजराइल को समझाता कि लड़ो मत, बातचीत करते हैं, देखते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी गाजा का पीस आपने अकॉर्ड साइन किया कि गाजा पीस बोर्ड बना दिया। अजीब स्थिति है डोनाल्ड ट्रंप की। ये कैसी उनकी जियो पॉलिटिक्स है, समझ में नहीं आ रही है। अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में पीस अकॉर्ड बनाना चाहते हैं, पीस बोर्ड बनाया उन्होंने, और वो धीरे धीरे शांति की तरफ बढ़ रहा था। आपने दूसरा फ्रंट खोल लिया ईरान के साथ। टाइमिंग भी ठीक नहीं थी। महीने 2 महीने भी नहीं हुए हैं गाजा के ऊपर शांति की प्रक्रिया को बहाल होने में। फिलिस्तीन और इजराइल अभी थोड़ा सा शांत हुआ है, हमास शांत हुआ है। लेकिन आपने ईरान का फ्रंट खोल दिया, क्योंकि ये बात सही है कि इजराइल को मालूम है कि असली जड़ तो ईरान है।
उनका दुश्मन नंबर 1 ईरान है। गाज़ा नहीं है, फ़लस्तीन नहीं है, उनका दुश्मन नंबर 1 ईरान है, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान पर ही वो हमला करेंगे क्योंकि गाज़ा में अगर हमास फ़लस्तीन में अगर हमास एक्टिव है या उनको खाद, पानी, रसद मिल रहा है, तो वो ईरान है। हमास को समर्थन मिल रहा है। हिजबुल्लाह को अगर कुछ मिल रहा है, तो वो ईरान है। इसीलिए उनके दुश्मन नंबर 1 ईरान हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका को अब सोचना पड़ेगा कि वो इज़राइल के साथ अपनी दोस्ती या वो जो चौधराहट है उनकी कैसे चलेगी। इज़राइल के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं, हमेशा युद्ध में इज़राइल ने साथ दिया है, लेकिन इज़राइल को अब थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा कि अगला मूव क्या हो। परेशानी बहुत बड़ी हो गई है। जापान ने भी एक प्रकार से नकार दिया, यूरोपियन यूनियन ने भी नकार दिया। चिल्ला रहे हैं ट्रंप भेजो अपनी सेनाओं को, मतलब वो चाहते हैं कि मेरी सेना कम मरे, दूसरे देशों की सेना मरे। क्यों भाई? कौन जाएगा अपनी सेना को मरवाने के लिए? कोई नहीं जाएगा। फंस गए हैं ट्रंप पूरी तरह से। अगले 10-15 दिन में ये सिर्फ ये कर सकते हैं कि मीडिया को किसी तरीके से मैनेज करके अपने नुकसान को कम दिखा सकते हैं, लेकिन उससे बात बनेगी नहीं। ट्रंप ने अपने लिए गड्ढा खोद लिया है और ईरान मरता हुआ ही सही, लेकिन जीत की तरफ बढ़ रहा है। पूरी दुनिया की सिंपैथी अभी कट्टर देश होने के बाद भी ईरानियों के साथ हो गई है, न चाहते हुए भी। और उसका एक ही कारण है, डोनाल्ड ट्रंप का अपना अहंकार, उनका अपना घमंड। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।